नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में। आज बड़ी बहस में हम बात करेंगे राजस्थान में राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर। जिस तरीके से विधानसभा में राज्यपाल ने अभिभाषण दिया, उस पर मुख्यमंत्री के जवाब को लेकर, विपक्ष के तीखे तेवर और विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव की। सीएम अशोक गहलोत ने सदन में जवाब देते हुए कहा है कि राज्य सरकार की 4 साल की उपलब्धियां इतिहास में दर्ज होंगी और प्रदेश में चिरंजीवी योजना से जनता को फायदा मिला है। राज्य सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया है। 9 लाख किसानों का जीरो बिल आ रहा है। हमने नए प्राइमरी स्कूल और कॉलेज खोले हैं। मनरेगा में 36,601 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और प्रदेश में नई सड़कों पर 25,285 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सीएम ने कहा कि पेपर लीक पर हर राज्य में हो रहे हैं और भाजपा की सरकार में 13 बार पेपर लीक हुए हैं। हमने पेपर लीक के आरोपियों को जेल भेज दिया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का भाषण सिर्फ जुमला उन्होंने करार दिया और सीएम ने कहा है कि बीजेपी की जन आक्रोश रैली फेल हुई है। बीजेपी की रैली में ना जन था और ना ही आक्रोश। राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा में बहस में बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया राज्य सरकार पर जमकर बरसे। कटारिया ने कहा कि कांग्रेस के राज में किसानों, युवाओं और बेरोजगारों को धोखा मिला है। कटारिया ने सवाल उठाते हुए कहा है कि राज्य सरकार की पिछले बजट की घोषणा अब तक का अता पता नहीं है। आखिर इनकी मंशा क्या है? तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में 25 सितंबर को कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के मामले में विवाद गहराता जा रहा है। विधानसभा में विशेषाधिकार हनन के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार जोरों पर है। बीजेपी ने इस्तीफे के लिए दबाव बनाने का आधार बनाकर कांग्रेस सरकार के मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ विधानसभा सचिव को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। स्पीकर के सामने पेश होकर बाकी विधायकों के इस्तीफे सौंपने वाले 6 मंत्री विधायकों पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगा है। उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने सीएम के सलाहकार और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सौंपा है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी ने और मंत्री महेश जोशी के खिलाफ रामलाल शर्मा ने विशेषाधिकार हनन को नोटिस दिया है। बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने मंत्री रामलाल जाट और अनिता भदेल ने सरकारी उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी और जोगेश्वर गर्ग ने कांग्रेस विधायक रफीक खान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन को नोटिस दिया है। और बीजेपी ने इस नोटिस में विधानसभा सचिव के हाईकोर्ट में दिए जवाब को भी आधार बनाया, जिसमें मर्जी से इस्तीफे नहीं देने का जिक्र है। बीजेपी का तर्क है कि स्पीकर के सामने पेश होने वाले 6 मंत्री विधायकों ने अब की 75 विधायकों पर इस्तीफे देने के लिए दबाव बनाया, जो एक विधायक के विशेषाधिकार का सीधा हनन है। आज की हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और सदन में विशेषाधिकार के मुद्दे पर किस तरीके से मामला गरमाया है, कैसे विपक्ष ने अपने तीखे तेवर जो हैं वो दिखाए हैं सदन में, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस तरीके से सदन में राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए विपक्ष को खरी खोटी सुनाई है। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि किसके दावों में कितना दम है। आज की बड़ी बहस हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे और इससे पहले आपको सुनवा देते हैं हम कि किस तरीके से वार और पलटवार जो है वो देखने को मिला। सुनिए आप। हिंदुस्तान भर में चर्चा हो रही है राजस्थान की, हिंदुस्तान भर चर्चा हो रही है, हमारे नवाचार की चर्चा हो रही है, चाहे वो चीनी योजना हो, चाहे ओपीएस हो, उड़ान योजना हो, शहरी रोजगार योजना हो, शहरी खाद्यान्न इंदिरा गांधी रसोई योजना हो। कितनी योजना में गिनूं आपको? आज कितना लोगों को रिलीफ मिला है। राजस्थान गवाह है बात का। आप हर स्कीम की उसका बिना समझे हो गए कि कितना 19% किसे कहते हैं, उसमें कैप है। इंश्योरेंस कंपनी को 1,065 रुपये देने का कैप है, उसके अंदर भी हम दे रहे हैं 70 रुपये दे रहे हैं, प्रति व्यक्ति दे रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं। किसकी बात आप करते हो? आप कंपेयर करना। योजना निकाली, यात्रा निकाली, कहीं आपको जन दिखा? कहीं आपको आक्रोश दिखा? कहीं आपको? आपकी धज्जियां उड़ गई, आपकी धज्जियां उड़ गई। नहीं बोलेंगे ना जन था ना आक्रोश था, ना जन था ना आक्रोश था। पूछ रहे थे आक्रोश किस बात का है, ये तो बताओ। हम तो संतुष्ट हैं। एक के बाद एक शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर शानदार पानी की योजना है, बिजली की योजना बन रही है,
सड़कें शानदार बन रही है, घर के पेंशन मिल रही, 1 करोड़ लोगों को पेंशन हम दे रहे हैं, 1 करोड़ लोगों को। बाकायदा हमने साल में लगाया होगा, बजट में प्रोविजन किया, 1,000 रुपये दिए प्रति किसान। आज 9 लाख किसानों को लगभग जो है जीरो बिल आ रहा है, जीरो बिल आ रहा है। कर्जा माफ हमने किया 22 लाख किसानों का। राजस्थान है जिसने हमने उन लोगों को जेल के सिकन में बंद किया है, वो राजस्थान राज्य है। उनकी बिल्डिंग को ध्वस्त किया है। हमने इसी असेंबली के अंदर कानून पास किया है। हमने बरकरार की नौकरियों से गेम चेंजर होगा, आप देखेंगे। कोई कम मेहनत नहीं की हम लोगों ने, किस प्रकार मैनेजमेंट किया डॉक्टर जानते, नर्सें जानती है, राजस्थान के लोग जानते हैं जो तकलीफ में आए थे। ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी हम लोगों ने, इतना दबाव रखा हमने केंद्र सरकार पे भी। सुधरती जा रही है, उसके कारण आज हम देश के अंदर जीडीपी के अंदर नंबर 2 पे आ गए हैं। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4% और नंबर 2 राजस्थान है देश के अंदर, मैं गर्व से कह सकता हूँ 11.04%। जबकि आपके शासन के अंदर 18-19 के अंदर आप लोग 2.37 पे आ गए थे, जीडीपी में 2.37 पे आ गए थे। उसके बाद में कोरोना भी आ गया, आर्थिक हालात भी बदल गए, उसके बावजूद हमें अभी 11.04% आर्थिक विकास दर हमारी रही है। इसको तो आप मानेंगे नहीं मानेंगे इस बात को। हमने घोषणा पत्र के 80% वादे पूरे किए हैं, 20% प्रगतिरत है, 94% बड़े घोषणाओं की स्वीकृति जारी कर दी हम लोगों ने। और अगर हम देखें अध्यक्ष महोदय पॉलिटिकल दृष्टिकोण से भी, तो आप पाएंगे कि जो भी चुनाव हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, आपके वक्त में तो जब सरकार आपकी थी 8 बाई इलेक्शन में 6 चुनाव हारे थे, याद है आपको? वास्तव में किसान को मदद की है तो एक बार योजना को बंद करना, उसका 30,000 रुपया का घाटा करना और फिर उसके बाद घोषणा करके और ताली पिटवाना उस सदन में, और जो खड़ा हुआ वो यही बोलता है। एक नई योजना निकाली है विद्या संबल कि इसमें आप आओ अप्लाई करो, और उसके कारण से लाखों बच्चों ने एक बार रिकॉर्ड बोला, अगर इनको कहना कि तुम बोलो कितने बच्चों ने विद्या संबल योजना में अपनी दरखास्त दी है, वो लाखों में है। और उसके बाद आपने 14 तारीख को एक आदेश जारी कर दिया, सब कुछ काम कर दिया उन बच्चों ने। 400 करोड़ रुपया उन बच्चों का लगा है आपके यहाँ अप्लाई करने में, और उसके बाद आपने निकाला कि इसको हमने स्थगित किया गया। राजस्थान की जो धारणा थी एक शांतिपूर्ण प्रदेश की थी, इस सरकार की जो सबसे बड़ी विफलता जो मैं कहूँगा, हालांकि किसान, नौजवान, महिलाएं, दलित, वंचित सब हैरान हैं, लेकिन कानून व्यवस्था के मामले में राजस्थान पूरे तरीके से बहुत ही बुरी स्थिति में है, बहुत चुनौतीपूर्ण है। राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम 6 लोगों ने कांग्रेस के 6 व्यक्तियों के खिलाफ, जिन्होंने इस्तीफे अध्यक्ष जी को जाकर सौंपे थे, और बाद में कोर्ट में राजस्थान विधानसभा के सचिव ने ये कहा है कि ये इस्तीफे स्वेच्छा से नहीं थे, तो ये इस्तीफे उन 6 लोगों ने दबाव में लिए हैं। ये स्पष्ट रूप से राजस्थान विधानसभा ने माननीय न्यायालय में ये शपथ पत्र दिया है, इसलिए सीधा सीधा विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। 6 लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के 6 सदस्यों ने, हम लोगों ने आज विशेषाधिकार हनन सौंपा। तो सुना आपने किस तरीके से यहां पर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला। और सीएम अशोक गहलोत को लेकर बात करें तो सीएम की ओर से भी सदन में तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की गई, किस तरीके से प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है उसको लेकर उनकी ओर से जिक्र किया गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए। इसी विषय पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ मदन प्रजापत जुड़े हैं, बीजेपी नेता हैं। मदन जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के मंच पर। सर, सबसे पहला सवाल आपसे मैं यही करना चाहूंगा, जिस तरीके से यहां पर सीएम अशोक गहलोत की ओर से कसीदे पढ़े गए हैं, उनकी ओर से जिक्र किया गया है योजनाओं का सदन में, पहला रिएक्शन आप क्या कुछ होगा? क्योंकि जिस तरीके से अभी हम सुन रहे थे सीएम को, उन्होंने जिक्र किया कि जो वादे किए गए थे उसमें से 80% वादे कोरोना काल के बावजूद भी पूरे किए गए हैं। मैं सुन रहा था अभी आपकी रिपोर्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने सड़क की बात की, उन्होंने बिजली की बात की, उन्होंने शिक्षा की बात की, उन्होंने किसान की बात की, उन्होंने रीड पेपर में जो आरोपी है उनकी बात की है। मैं सबसे पहले सड़क लेता हूँ आपके माध्यम से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चमचमाती सड़कें, कुछ समय पहले आप भी पत्रकार हैं, आपके चैनल ने भी रिपोर्टिंग करी थी
कि उनके खुद के गृह जिले में किस तरीके से सड़कें पकड़ी हुई पड़ी है। राजस्थान तो छोड़िए, जहाँ के मुख्यमंत्री है और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो आते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा था कि अगर सड़कें ऐसी रहेगी तो मेरा क्या होगा राजस्थान। दूसरा, भरतपुर में इनके विधायक है, उन्होंने किस तरीके से कहा था कि सड़कें टूटी हुई है। पूरे राजस्थान की सड़कों की स्थिति आज ऐसी है कि पूरे पत्रकार मीडिया ने बताया है, तो हम तो क्या बोलेंगे सड़क के बारे में। दूसरी बात की उन्होंने बिजली के बारे में कि आज बिजली, आज जिस तरीके से राजस्थान बिजली संकट से जूझ रहा है, ये सरकार आई थी उससे पहले इन्होंने कहा था कि हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। मैं आपको बता दूं कि 9 बार बिजली के दाम बढ़ाए हैं और सरचार्ज इतने सारे लगाए हैं कि आप देखिए कितने सरचार्ज है, और फिर भी मुख्यमंत्री जी सदन में खड़े होकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। और राजस्थान में बिजली गांव तो छोड़िए, शहरों में नहीं मिल रही है। ये 2 घंटे की कटौती, अघोषित कटौती और घोषित कटौती अगर आप देखेंगे ना, तो मुश्किल से 2 घंटे गांवों में लाइट मिल रही होगी, और मुख्यमंत्री जी खड़े होकर पीठ थपथपा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं शिक्षा। हमारे जो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी, उन्होंने आज शिक्षा के अंदर जिस तरीके से सरकार का चेहरा जो है उस पे से नकाब उतारा है, वो बहुत है। फिर भी मैं बता दूं कि शिक्षा की बात करने वाले लोग किस तरीके से टेबलेट का वादा करते थे, किस तरीके से टेबलेट उनको नहीं गया। गार्गी पुरस्कार के लिए 1,43,000 विद्यार्थी आज भी सरकार की तरफ देख रहे हैं, उनको नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा के लिए शिक्षकों की कमी, टोटल 94,000 शिक्षकों की कमी है, और विद्यालयों के अंदर प्रधानाध्यापक नहीं है। प्रधानाध्यापक 6,000 प्रधानाध्यापक विद्यालयों में नहीं है। ये सरकार आई थी, बोली थी कि हम विद्यालय 20,000 विद्यालय खोलेंगे, और मैं आपके माध्यम से बता दूं कि सरकार 10,000 विद्यालय बंद करने जा रही है। हमारी सरकार में स्टाफिंग पैटर्न के हिसाब से किस तरीके से विद्यार्थियों के अंदर शिक्षक मुहैया कराए गए थे, ये सरकार आई, इन्होंने हटा दिया। तीसरी चीज इन्होंने कहा है कि किसान, हमने किसानों का कर्ज माफ कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस राजस्थान में किसानों की जमीन को नीलाम होते हुए देखा है। इस राजस्थान ने आपके 4 साल के कार्यकाल में किसानों को आत्महत्या करते हुए देखा है, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उस टाइम के कथाकथित 50 साल के अपरिपक्व बालक को यह नहीं बताया था आपने कि राष्ट्रीयकृत बैंक और यहाँ के बैंकों में फर्क होता है। उन्होंने कहा था संपूर्ण कर्ज माफ के झूठे वादे पे बन के आई, और जिस तरीके से आज किसान को बिजली नहीं मिल रही, किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ है, और किसान पूर्वक के लिए किस तरीके से दर दर भटकता रहा, और पूर्वक की किस तरीके से कालाबाजारी और चोरी हुई, और उसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के भाई का नाम भी आपने खुद नहीं चलाया है, आप लोगों ने चलाया, किस तरीके से आया है। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमने कोविड का अंदर जो है वो बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि ये सरकार कोविड के अंदर 5 स्टार होटल फेयरमाउंट के अंदर 5 स्टार होटलों के व्यंजनों का लुत्फ उठा रही थी। इनके पूरे के पूरे विधायक वहां पे होटल में ताले के अंदर बंद थे, और जनता अगर त्रास थी तो यहाँ पे जनता जो है भुगत रही थी ऑक्सीजन की कमी को। किस तरीके से लोग मरे हैं ऑक्सीजन की कमी से, किस तरीके से अस्पतालों में बेड नहीं मिला, ये सबने देखा है, राजस्थान की जनता ने देखा है। इन्होंने कहा कि हमने नई योजना चालू की, चाहे वो योजना ले लो आप, मदन जी, जिस तरीके से तमाम आरोप ये लगा रहे हैं आप, मदन जी, हाँ ठीक है 30 सेकंड और बात कंप्लीट करें। इन्होंने कहा है कि हमने किस तरीके से योजना चलाई। भामाशाह योजना चल रही थी, लोगों को इलाज मिल रहा था, जब इस राजस्थान की जनता को सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब इन्होंने बंद कर दिया। जी मुझे आपका सवाल सुना ही नहीं आया। हाँ मदन जी, मैं ये कह रहा था, जिस तरीके से तमाम आरोप आपने लगाए हैं, इस बीच जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि मुख्यमंत्री जी को सुना आपने कि किस तरीके से सीएम अशोक गहलोत की ओर से तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी गई। सबसे बड़ा जो जिक्र जो उन्होंने किया वो जीडीपी का किया, जो मुझे ऐसा लगता है कि जो उनकी ओर से किया गया। विपक्ष में है आप लोग, जाहिर तौर पर आप लोगों का कर्तव्य ये बनता है कि सरकार को आप आईना दिखाएं, आप जाहिर तौर पर अपना कर्तव्य जो है वो निभा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जीडीपी का उन्होंने जिक्र किया, 2 पॉइंट समथिंग का जिक्र किया उन्होंने आप लोगों की सरकार में, जीडीपी की ग्रोथ राजस्थान प्रदेश की इस तरीके से थी, और इस वक्त 11.04 यानी कि 11.04% की तेजी के साथ, गति के साथ जो प्रदेश की जीडीपी है वो बढ़ रही है। अंतर करीब करीब 9% का है। मदन जी, इसको आप किस तरीके से आंकते हैं? मैं तो देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी आंकड़ों का खेल जिस तरीके से बता रहे हैं, और आज राजस्थान का आजादी के बाद में सर्वाधिक कर्ज राजस्थान ने लिया है, 5 लाख करोड़ से बढ़कर 10 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है राजस्थान को। कौन सी जीडीपी गिना रहे हो आप मुख्यमंत्री जी?
आज प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 10,000 रुपए से ज्यादा का कर्जा हो गया राजस्थान के अंदर। जी। और आप जीडीपी पे गीत गा रहे हो यहाँ पे। आपने एक चीज और बोली मुख्यमंत्री जी ने कि हमने जन आक्रोश यात्रा के अंदर आक्रोश निकल गया। मुख्यमंत्री जी, आपको पता नहीं है 18 लाख शिकायतें राजस्थान की जनता ने दर्ज कराई है आपके खिलाफ। और आपको जान के बड़ी आश्चर्य होगा, इसमें बिजली, सड़क, पानी और आपके जो है शिक्षा, इन्हीं की शिकायतें हैं सबसे ज्यादा। और ये हम तो कहते रहते हैं। एक चीज इन्होंने बोली मुख्यमंत्री जी ने, आपने शायद दिखाया नहीं, इन्होंने कहा अडानी जी। अडानी का जिक्र किया कि केंद्र सरकार में अडानी। मैं आज आपको बता दूं कि अडानी को सबसे पहला प्रोजेक्ट किसने दिया जी। अडानी को सबसे पहला प्रोजेक्ट 1993 में 1999 में मिला। 2006 में यूपीए सरकार के अंदर अडानी को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर 15 साल के बॉन्ड साइन किया गया, एग्रीमेंट साइन किया गया 12% गारंटेड रिटर्न के अंदर। और ये कहते हैं कि अडानी के लिए रेड कार्पेट किसने बिछाया और क्यों बिछाया? माननीय अशोक गहलोत जी ने अपने बगल में बिठा के उनको पुरस्कृत किया, उनका सम्मान किया। और राहुल गांधी जी पहली बार मीडिया चैनल्स के ऊपर बोले कि अडानी को अडानी जी कह के संबोधित किया। और उन्होंने कहा कि अगर निवेश लेके आएंगे तो हम स्वागत करेंगे। ये दोहरी नीति, ये चाल चरित्र, चेहरा कांग्रेस का आप सबके सामने है। और जिस तरीके से योजनाओं का बखान माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, दिव्या मदेरणा जी ने क्या कहा था इनके चिरंजीवी योजना के लिए जी, तो बताइए। जिस तरीके से इनके विधायकों के ऊपर आरोप लगाते हैं, दिव्या मदेरणा जी ने कहा कि रबड़ स्टैम्प में जहीदा खान को सबसे भ्रष्ट मंत्री बताया गया। जिस तरीके से बजरी माफिया, खनन माफिया प्रमोद जैन भाया के राज में पनप रहे हैं। और प्रमोद जैन भरत जी ने क्या बोला प्रमोद जी को? आयो भाइयो आयो, ईंट कागो, बजरी कागो, बाटा कागो, लोटा कागो। कौन ने बोला? इनके विधायकों ने बोला। जब ऐसी स्थिति हो जाए, इनके खुद के विधायक और मंत्री रहे राजेंद्र गुड़ा, उन्होंने कहा है कि या तो सरकार समझ जाए, नहीं तो इस बार जो है फॉर्च्यूनर में आ जाएंगे। दिव्या मदेरणा जी ने कहा कि साइकिल पे आ जाए। तो ये जो सदन में अपनी पीठ थपथपा रहे हो आप, सारे झूठी बातें बोल रहे हो आप, और फिर कह रहे हो कि जनता सब जानती है। और आपकी स्थिति आज आप जाइए जनता में, आपके साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता। इसका सीधा सीधा उदाहरण मैं आपको दूं कि इन्होंने सदस्यता अभियान चलाया था और इनके जो राष्ट्रीय पदाधिकारी आए थे, वो जो यहाँ के प्रदेश के संयोजक बनके, उन्होंने कहा था कांग्रेस के साथ कोई जुड़ना नहीं चाह रहा जी। स्थिति आज देखिए, कांग्रेस के साथ कोई जुड़ना नहीं चाह रहा। और गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा था, जब राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही थी तो ये धरने पे बैठ रहे थे, तो गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा था कि मंत्री आते हैं, विधायक आते हैं, गनमैन आते हैं और पीए आते हैं, जनता को लेकर नहीं आते हैं। तो इनके धरने आंदोलनों में जनता शामिल नहीं हो रही है। और अभी इन्होंने चिंतन किया था बिरला ऑडिटोरियम में, जब भी गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा था कि समझ जाओ जी, कार्य करो जनता के जी, सम्मान दो कार्यकर्ताओं को जी। कार्यकर्ताओं के नहीं हुए, ये अपने पदाधिकारियों के नहीं हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्रियों के अपने पूर्व पीसीसी अध्यक्ष को जी, अपने पूर्व उप मुख्यमंत्री को किस तरीके के शब्दों से प्रयोग किया इन्होंने, घिसड़ाई, रगड़ाई, गद्दार तक कह डाला। और ये कह रहे हैं कि जनता जुड़ेगी। जनता तो आपको कांग्रेस मुक्त करने जा रही है। अगले इसी 5 साल के नहीं, अगले 30 साल के लिए राजस्थान से कांग्रेस का सफाया होने जा रहा है जी। मदन जी, जिस तरीके से प्रदेश के तमाम इशू है, ठीक है, जाहिर तौर पर सरकार है, प्रदेश है, जनता है, हर कोई हर किसी चीज से खुश नहीं हो सकता, वो अपने आप में एक अलग विषय है। लेकिन अगर विशेषाधिकार के मुद्दे को लेकर बात करूं मदन जी मैं आपसे, जिस तरीके से आप लोगों ने भी सदन में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और जो जिक्र किया गया मदन जी आप लोगों की ओर से सदन में कि विधायकों का जो इस्तीफा था वो उनकी मर्जी का नहीं था, यानी कि मर्जी से विधायकों ने इस्तीफा नहीं दिया था, ये क्या था? देखिए, ये हमने नहीं कहा है कि विधायकों ने अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं दिया जी। पहले इन्होंने कहा कि 91 में विधायक है, उसके बाद में 81-82 विधायकों का पता चला जब कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने हल्फनामा दिया। और उस हल्फनामे के अंदर इन्होंने सरकार के जो विधानसभा के सचिव है उन्होंने लिखा है कि विधायकों ने अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं दिया जी। ये किस तरीके का सदन में इन्होंने बयान दिया? तो विशेषाधिकार हनन का इसलिए लगा है कि आप कह रहे हो कि जो विधायक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे उनका इस्तीफा, जो कार्रवाई है, जो सदन की जो संविधान है उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो व्यक्तिगत रूप से इस्तीफा देके जाएगा उसको स्वीकृत करना पड़ेगा विधानसभा अध्यक्ष को जी। इन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस्तीफा वहां पे देके आए, उनका स्वीकृत नहीं किया। बाद में इन्होंने कहा कि दबाव में इस्तीफा दिया जी। तो किसके दबाव में दिया, कौन से दबाव में दिया?
उसकी जांच को आप कुंडली मार के बैठ गए और जी। आपने जनता को धोखे में रखा जिस तरीके से, और जी। जिस तरीके से गलत बयानबाजी आप सदन के अंदर कर रहे हैं, जी। झूठे तथ्य आप सदन के अंदर रख रहे हैं, कोर्ट के अंदर मामला सब जुडिशियल है, उसके बाद भी आपने किस तरीके से कल राजेंद्र राठौड़ जी के खिलाफ विधानसभा में आप लेके आए विशेष अधिकार जी। हनन का मामला, तो हम भी संविधान के तहत लेके आए और जवाब दीजिए, चर्चा होगी उसके अंदर गलत क्या है। लेकिन मदन जी, जिस तरीके से तमाम बातें सामने आ रही हैं, अगर हम सत्ता पक्ष को लेकर बात करें तो उनकी ओर से जो कहना है, अगर उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, वो लोग ये कह रहे हैं कि हम कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं, कभी भी इस्तीफा वापस ले सकते हैं। देखिए, अगर आप इसको पढ़ेंगे इसी जी। तरीके से, विधानसभा के नियमों को आप पढ़ेंगे, जी। उसमें कहीं पे भी इस्तीफा आप दे सकते हो, जी। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर आपने कोरियर से भेजा है या किसी और माध्यम से भेजा है, तो उसको विधानसभा अध्यक्ष उस इस्तीफे की सत्यता को स्थापित करेंगे, जी। सत्यता को नापेंगे, जी। मालूम करेंगे। लेकिन जी। अगर व्यक्तिगत रूप से अगर आपने इस्तीफा वहां जाके दे दिया है, तो उसको स्वीकृत करना पड़ेगा विधानसभा अध्यक्ष को, ये विधानसभा के नियम के अंदर है जी। ये वाला प्रोसेस। जी। और ये जब हेमाराम जी ने इस्तीफा दिया था, जी। तो उस टाइम पे भी यही बात आई थी कि हेमाराम जी ने इस्तीफा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर नहीं दिया था, जी। उन्होंने कोरियर के डाक के माध्यम से भेजा था, इसलिए उस टाइम पे अध्यक्ष जी ने खुद ने कहा था कि मैं इसकी सत्यता करूंगा और बात करके पूछूंगा उनसे। लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से अगर उपस्थित होकर इस्तीफा देते हो, तो वो इस्तीफा आपको स्वीकार करना पड़ेगा, उसको आपको लौटाने का किसी तरीके का या वापस लेने का कोई अधिकार नहीं होता है विधानसभा की। जी, चलिए ठीक है। मतलब मदन जी, तमाम ऐसे सवाल जो हैं वो घूम रहे हैं, तमाम मुद्दे जो हैं प्रदेश में वो घूम रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आप लोग भी हमलावर नजर आए थे। अगर हम बात करें सदन को लेकर, सदन में आप लोगों की ओर से तमाम तीखे प्रहार जो हैं वो मुख्यमंत्री के ऊपर किए गए, और जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं प्रदेश सरकार की ओर से, उन योजनाओं को लेकर भी प्रहार जो देखने को मिले। इन तमाम पहलुओं पर, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा आगे जारी रखेंगे मदन जी हम, लेकिन यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार भी चर्चा जारी है। बच्चों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से ब्रेक से पहले हमारी चर्चा जारी थी, सदन में हमने देखा किस तरीके से हंगामा देखने को मिला, जहां सीएम अशोक गहलोत जो है वो भी विपक्ष पर जमकर बरसे। तो वहीं दूसरी ओर अगर विपक्ष को लेकर बात करें तो विपक्ष ने सत्ता पक्ष को लेकर काफी खरी खोटी सुनाई है। सत्ता पक्ष की ओर से जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को विफल करार दिया गया है। और इस बीच चर्चा हमारी जारी है। हमारे साथ मदन प्रजापत जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से नेता है, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मदन जी, सीधे आपका रुख करूंगा एक बार फिर से, और एक रिएक्शन मैं आपका इस पर चाहूंगा, जिस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए गए, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि एक संवैधानिक पद है वो, और संवैधानिक पद पर इस तरीके से सवालिया निशान खड़ा करना क्या उचित है? देखिए, हम तो किसी पे सवालिया निशान नहीं लगाते हैं, हम तो जी। जो सरकार ने लिख के दिया है उसमें जो कमियां हैं उसके बारे में बोलते हैं। तो भारतीय जी। जनता, मैं नहीं समझता भारतीय जनता पार्टी किसी संवैधानिक पद या किसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को किसी तरीके से कुछ बोलती है। जी। ये तो इनकी चाल चरित्र चेहरा इनका अलग दिखता है, क्योंकि जी। जिस तरीके से लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए इनके नेता प्रतिपक्ष ने बोला था, जी। इस तरीके से ये लोग संवैधानिक में आर्मी जनरल को सड़क का गुंडा बताते हैं। तो मैं, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, तो मैं नहीं समझता हूँ। हाँ, लेकिन सरकार के अगर कोई राज्यपाल के थ्रू अभिभाषण में गलत चीजें पढ़ाएंगे तो उनका विरोध हम करते हैं, तो करते रहेंगे, वो एक अलग विषय। ठीक है, ठीक है। इस बीच हमारे साथ गजेंद्र सांखला जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से नेता है। गजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। चर्चा के शुरुआती दौर में आप नहीं जुड़ पाए, काफी आरोप जो है आप लोगों पर, आपकी पार्टी पर, सीएम अशोक गहलोत पर लगे हैं। सबसे पहले गजेंद्र जी, सवाल आपसे मेरा यहां पर यह रहेगा कि जिस तरीके से सदन में विपक्ष पर बरसे हैं सीएम अशोक गहलोत, उसको लेकर आपका रिएक्शन क्या कुछ होगा? क्योंकि जिस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण पर भी सवाल निशान खड़े किए गए थे, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़े किए जा रहे हैं आप लोगों के ऊपर, कि एक संवैधानिक पद है उस पर इस तरीके से सवाल निशान खड़ा किया जा रहा है आप लोगों की ओर से। आप लोग राजनीति के चक्कर में तमाम चीजें जो हैं, जो नैतिकताएं हैं, वो भूल चुके हैं। नैतिकताएं अभिषेक जी कौन भूल चुका है? ये सदन की कार्रवाई से स्पष्ट जाहिर है। राजस्थान की सरकार आम जनता के लिए कृत संकल्पित है, और जिस तरह से राजस्थान की सरकार की योजनाओं की आम आदमी को जो लाभ मिल रहा है, जिस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक माहौल बन रहा है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर संगठन खड़े हो रहे हैं और केंद्र की सरकार से ओपीएस की मांग कर रहे हैं, और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर हमारे सरकारी कर्मचारियों को संबल देने के लिए जिस तरह से ओपीएस को लागू किया गया है, और केंद्र की सरकार हठ धर्मिता के साथ
जो पैसा स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों का है वो पैसा रोके हुए है और वो स्टेट गवर्नमेंट्स को वापस रिफंड नहीं कर रही है। ये इस तरह की हठधर्मिता को लेकर के पूरे देश में एक माहौल बन रहा है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर के पूरे देश के अंदर राजस्थान की इस अनुकरणीय योजना की अनुपालना करने के लिए लोग मजबूर कर रहे हैं इस भाजपा शासित सरकार को कि हर हालत के अंदर इस देश के अंदर ये चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ न केवल राजस्थान बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों को मिलना चाहिए। ये जो प्रभावशाली बातें हैं, इन बातों को लेकर के सरकार का मत बिल्कुल खुला है। और जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने 4 साल के अंदर, आप देखिए, करीब करीब 1,47,000 बच्चों को सरकारी नौकरियां दे चुकी है और करीब 1,35,000 पाइपलाइन के अंदर है। हम चुनाव के अंदर जब जाएंगे नवंबर के अंदर, उससे पहले लगभग 3 लाख से ऊपर नौजवानों को सरकारी कर्मचारी बना करके उनको नौकरियां दे करके हम जनता के गजेंद्र जी माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं मैं। जिस बात का जिक्र कर रहे हैं आप, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि 4 साल तक आप लोगों ने करीब करीब 1 से 1.5 लाख के भीतर नौकरियां जो है युवाओं को दी हैं, और जैसे ही चुनावी साल आया उस साल में आप सीधे दुगनी नौकरी का वादा कर रहे हैं चुनावी महीने में जाने से पहले, और उससे पहले 3 लाख नौकरियों का ऐलान। अभिषेक जी आपको रोकूंगा, हम वायदा नहीं कर रहे हैं, हम काम करके दिखाएंगे। हम चुनाव में तब जाएंगे, ये मैं जिम्मेदारी के साथ आपके राष्ट्रीय चैनल के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते ये बात कहता हूं कि हम 3 लाख से ऊपर राजस्थान के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के बाद जनता से वोट मांगने के लिए जाएंगे। उसके बिना हम अधिकारी नहीं होंगे। ये मैं जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ आपको कह रहा हूं। हम वायदे नहीं कर रहे, हम काम कब के दिखाएंगे और उसके बाद समर्थन हासिल करेंगे। मदन जी का रुक करूंगा मैं, लेकिन इससे पहले एक रिएक्शन जल्दी से मैं आपसे और लेना चाहूंगा। गजेंद्र जी, लंबे समय के बाद आप जुड़े हैं, जो योजनाएं हैं उन पर जो सवाल निशान खड़े हो रहे हैं, पेपर लीक को लेकर, चिरंजीवी योजना को लेकर और अन्य योजनाएं जो चलाई जा रही हैं प्रदेश में, उसको लेकर जो सवाल निशान खड़े कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे योजना का? चिरंजीवी योजना की देखो, कोई भी काम करोगे उसमें कमियां गलतियां रहती है। जैसे ही सरकार के संज्ञान में आता है तुरंत उसमें दुरुस्त की जाती है। हिंदुस्तान राजस्थान की बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जैसे चाहे वो इंटरनल हार्ट हो, चाहे वो फोर्टिस हो, चाहे वो जयपुर हॉस्पिटल हो, और दूसरे स्टेट जिलों की बड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सभी के अंदर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ राजस्थान की जनता को मिल रहा है। क्रॉनिक डिजीज के अंदर चाहे वो बाईपास सर्जरी हो, कॉकलियर इम्प्लांट हो, चाहे वो लीवर ट्रांसप्लांट हो, चाहे वो इस तरह की क्रॉनिक डिजीज के अंदर भी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से आम लोगों को लाभ मिल रहा है। जहां कमियां गलतियां हैं, सरकार वहां पर मुस्तैद होकर के उसको सुधारने की कोशिश कर रही है। काम करने वालों से गलतियां होती है, लफाजियों से नहीं होती कि हम 2 करोड़ रोजगार दे करके देश के अंदर बेरोजगारी मिटा देंगे और आज उस बात को भूले बैठे हैं। उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, महंगाई आज चरम सीमा पर है, महंगाई पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, सब चुप है। वित्त मंत्री कहती है प्याज नहीं खाती, वित्त मंत्री कहती है हम तो घरों के अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करते। इसका मतलब हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान का किसान, गरीब आज क्या प्याज खाना छोड़ देगा? ये असंवेदनशील लोग हैं। इन लोगों की कथनी और करनी में अंतर है। गजेंद्र जी, आपकी बात समझ रहा हूं मैं, से बात कही है, उस बात को लागू कर रही है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है गजेंद्र जी, प्रदेश सरकार जो है केवल वादे नहीं काम कर रही है, आपके कहने का मतलब कुल यही है। मदन जी का रुख करूंगा मैं। मदन जी, आपने सुना यहाँ पर, और सबसे यहाँ पर महत्वपूर्ण पहलू ये था जो युवाओं को रोजगार का है, क्योंकि जाहिर तौर पर भारत में, राजस्थान में जितने युवा हैं उतना किसी देश में नहीं है। युवाओं से भरा हुआ ये देश है और इस युवा शक्ति का इस्तेमाल जो हमें सही तरीके से करना है, लेकिन उन युवाओं को नौकरी देने का वादा यहाँ पर गजेंद्र जी ने किया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर गजेंद्र जी ने कहा, उन्होंने वादा नहीं किया, वो जिम्मेदारी से इस बात को कह रहे हैं कि ये काम होगा। मदन जी देखिए, राजस्थान की सरकार पिछले 4 साल से राजस्थान में है और माननीय मुख्यमंत्री जी हर बार विधानसभा में खड़े होते हैं और 1 लाख रोजगार देने का वादा करते हैं। अभी गजेंद्र जी को मैं सुन रहा था, जिस तरीके से उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, मेरी तो नहीं है संस्कार ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, लेकिन मैं फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि 1.5 लाख 1,47,000 रोजगार बनाए। मैं पूछता हूँ कौन सा दे दिए 1,47,000 रोजगार? गिनवा दो ना। 50,000 नियुक्तियां दी है इन्होंने, जिसमें से भी 10,000 के लगभग की नियुक्तियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एग्जाम हो गया था, रिजल्ट आ गया था, केवल नियुक्ति देनी थी, वो दी है इन्होंने। दूसरी चीज मैं बता दूं, बेरोजगारों की बात की, 27 लाख बेरोजगार युवाओं को इनके
राहुल गांधी युवराज ने बेरोजगारी भत्ता देने के लिए बोला था, आज भी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। जो CMI के आंकड़े हैं उसके हिसाब से 30.7% बेरोजगारी दर राजस्थान के अंदर है। और NCRB के आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी द्वारा आत्महत्या करने वाला नंबर 1 प्रदेश अगर कोई है तो वो राजस्थान है। मुझे नहीं समझ में आता गजेंद्र जी कौन सी बेरोजगारी दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि राज्य में 30,000, शिक्षा की बात कर रहे हैं ना, 30 जिलों को पिछड़ा घोषित किया गया है और 476 कॉलेजों में से 386 कॉलेजों के अंदर प्रिंसिपल नहीं है। कॉलेज शिक्षा की बात करूं तो मैं अभी मैंने आपको गिनवाए थे कि 6,000 विद्यालयों के अंदर प्रधानाध्यापक नहीं है और प्रिंसिपल जो है 476 कॉलेजों में से 386 कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं है। ये लंपी जैसा रोग यहाँ आया। इन्होंने क्या किया, किस तरीके से गाय उनकी मौत होती दिखी है और जो शेष लगा रखा है इन्होंने, उस शेष में 15 राज्यों में गोवंश एक तरीके से बीमारी फैली और सरकार उसको काबू पाने में नाकाम साबित हुई है। तीसरी चीज ये कह रहे थे, अभी इन्होंने कहा है कि रोजगार चिरंजीवी योजना का बखान कर रहे थे। अरे भैया आपको नाम बदलना था, सरकार आई और नाम बदल देते। 2 साल तक भामाशाह योजना को बंद करके कुंडली मार के बैठ गए राजस्थान के मुख्यमंत्री। और जो लोग कोरोना में हजारों रुपए लाखों रुपए का बिल भरा है उसके अंदर ये सरकार के मंत्री और इस सरकार के मुख्यमंत्रियों ने साजिश पूर्वक भामाशाह को बंद करके अपनी जेबें भरने का काम किया कोरोना के अंदर। और चिरंजीवी योजना को ये सफल बता रहे हैं। ठीक है मदन जी, थोड़ा समय का बचा। ठीक है मदन जी, वापस आऊंगा गजेंद्र जी का रुक करूंगा। ठीक है, NCRB के जो आंकड़े रखे आपने, ठीक है, आपकी बातों को समझा मदन जी। गजेंद्र जी आपका रुक करूंगा। NCRB के आंकड़े रखे गए हैं यहाँ पर मदन जी की ओर से, वो आंकड़े आपने सुने किस तरीके से प्रदेश नंबर 1 है जहां युवाओं ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की बेरोजगारी की वजह से। वहीं दूसरी ओर एक चीज में और डाउन यहां पर ये और करना चाहूंगा, अगर यहां पर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बात की जाए तो अपराध के मामले में भी NCRB की रिपोर्ट में प्रदेश नंबर 1 है। गजेंद्र जी, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? पहली बात तो आपकी बात का जवाब दे दूं, आपने कहा बेरोजगारी के आंकड़ों में बिल्कुल ऊपर है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, ये बात बिल्कुल सही भी है। उसका कारण ये है कि राजस्थान नौजवानों का प्रदेश है और नौजवान निश्चित रूप से उनको रोजगार की आवश्यकता है। लेकिन आप इस बात को देखिए कि केंद्र की सरकार ने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी। अगर 2 करोड़ रोजगार हिंदुस्तान की जनता को मिलते तो उसमें राजस्थान हिंदुस्तान से बाहर नहीं है। राजस्थान के नौजवानों को भी प्रतिवर्ष करीब 66,000 के आसपास नौजवानों को रोजगार मिलता और 9 सालों के अंदर, आज 8-9 साल केंद्र की सरकार को हो गए, आज करीब राजस्थान के 5 से 6 लाख नौजवानों को रोजगार मिलता और उनसे वो अपना जीवन यापन करते। आज इस केंद्र की सरकार के झूठे वायदों से अपने जी को और परिवार को रो रहे हैं। आज उनकी स्थिति ये कर दी, इन लोगों ने जुमले दे करके लोगों को इन्होंने हिप्नोटाइज किया है, लोगों को भ्रमित किया है। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार भ्रमित नहीं कर रही है। मैंने आपको पहले भी कहा है। ठीक, मतलब गजेंद्र जी आपके कहने का मतलब यह है कि सरकार जो भ्रमित नहीं कर रही, भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को भ्रमित किया, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश की पार्टी हो। चलिए देखना दिलचस्प होगा यहाँ पर गजेंद्र जी की जो प्रदेश की जनता है वो किनके वादों को, किनके किए कामों को याद करती है और फिर इसके बाद मोहर लगाती है चुनावों में। गजेंद्र जी, मदन जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप चर्चा में शामिल हुए, आपने कीमती वक्त जो है इंडिया न्यूज राजस्थान में दिया। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।